हेलो और आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम हिस्से यानी पार्ट 5 को डिकोड करने वाले हैं। इसे समझने के लिए हम एक बड़ा ही मजेदार तरीका आजमाने वाले हैं। हम इसे देश के सबसे ऊंचे पदों की एक जॉब प्रोफाइल की तरह देखेंगे। इससे ये पूरा फ्रेमवर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि इस एक्सप्लेनर में हम किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। हमारा ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह है। पहला, द यूनियन एग्जीक्यूटिव। दूसरा, इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट। तीसरा, इम्पीचमेंट एंड वेकेंसीज। चौथा, द पावर टू पार्डन। पांचवा, रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। और आखिर में छठा, रिजॉल्विंग इलेक्शन डिस्प्यूट्स। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, द यूनियन एग्जीक्यूटिव। देखिए, संविधान का भाग 5 कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है। ये असल में बहुत विशाल है। इसकी शुरुआत होती है आर्टिकल 52 से। ये पूरा हिस्सा 5 अलग अलग चैप्टर्स में बटा हुआ है, लेकिन आज हमारा पूरा फोकस इसके पहले चैप्टर पर है, जो है द एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक चलने वाले इस हिस्से में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल शामिल होते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये देश को चलाने वाली मुख्य कोर टीम है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति हमारे देश के हेड ऑफ स्टेट होते हैं और साथ ही सभी डिफेंस फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर भी। अब इस सर्वोच्च पद की हायरिंग क्राइटेरिया क्या है? पहला, भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। दूसरा, उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। और तीसरा, व्यक्ति में लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा एक और शर्त है कि उनके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद नहीं होना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट शब्द पूरे संविधान में कहीं भी स्पष्ट रूप से डिफाइन ही नहीं किया गया है। अब ये चुनाव होता कैसे है? राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती। इसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड यानी निर्वाचित एमपी और एमएलए ही हिस्सा लेते हैं। नॉमिनेटेड सदस्यों को इस प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर रखा गया है। ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए सीक्रेट बैलेट से होता है। एक और दिलचस्प बात, उम्मीदवारी तय करने के लिए कम से कम 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स का होना भी बिल्कुल जरूरी है। यहां एक बड़ा मजेदार सवाल उठता है, एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद क्या कोई दोबारा चुनाव लड़ सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल। भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार इस पद के लिए चुना जा सकता है। ये नियम अमेरिका के नियमों से एकदम अलग है, क्योंकि वहां एक व्यक्ति अधिकतम सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है ना? ये एक बड़ा दिलचस्प फर्क। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, इम्पीचमेंट एंड वेकेंसीज। मान लीजिए हालात कुछ ऐसे बन जाएं कि देश के सबसे बड़े पद से किसी को हटाना पड़े, तो उसका सिर्फ एक ही आधार है, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का उल्लंघन। इस हटाने की प्रक्रिया को इम्पीचमेंट कहते हैं और ये बहुत ही सख्त है। सबसे पहले 14 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ता है, फिर सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों को उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने होते हैं। इसके बाद जिस सदन से ये शुरू हुआ है वहां इसे 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। और बात यहीं खत्म नहीं होती, फिर ये दूसरे सदन में जांच के लिए जाता है और वहां भी इसे 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना जरूरी है। वैसे ये पूरी क्रमिक प्रक्रिया हमने अमेरिका के संविधान से ही ली है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि इस पूरी प्रक्रिया को क्वासी जुडिशियल प्रोसेस यानी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरे सदन में जांच के दौरान हमारी संसद का काम सिर्फ कानून बनाना नहीं रह जाता, बल्कि वो एक कोर्ट की भूमिका में आ जाती है। वो आरोपों का मूल्यांकन करती है और सबूतों को बाकायदा परखती है। लेकिन क्या हो अगर ये पद अचानक मृत्यु या इस्तीफे की वजह से खाली हो जाएं? संविधान के अनुसार ऐसी स्थिति में अधिकतम 6 महीने के भीतर नए चुनाव हो जाने चाहिए। इतिहास में ऐसा तब हुआ था जब राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का अचानक निधन हो गया था। उस वक्त वीवी गिरी जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने पद संभाला और जब वीवी गिरी ने खुद चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया तो देश के तत्कालीन चीफ जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। यह एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था। चलिए अब मूव करते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, द पावर टू पार्डन। राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 के तहत एक बहुत ही शक्तिशाली अधिकार है जो न्याय प्रणाली में किसी भी इंसान के लिए आखिरी उम्मीद होता है।
अगर हम राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों की तुलना करें तो राष्ट्रपति के पास मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल की सजा को पूरी तरह से माफ करने की सर्वोच्च और एब्सोल्यूट शक्ति है। वहीं आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति तो है, लेकिन वो मृत्युदंड या कोर्ट मार्शल की सजा को माफ नहीं कर सकते। अब ये कोर्ट मार्शल आखिर है क्या? ये विशेष मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं जो सिर्फ डिफेंस फोर्सेस के लोगों के मामलों की सुनवाई करते हैं। और क्योंकि राष्ट्रपति सभी रक्षा बलों के सुप्रीम कमांडर होते हैं, इसीलिए कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सैन्य सजाओं को माफ करने का ये विशेष अधिकार सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास सुरक्षित रखा गया है। अब बात करते हैं सेक्शन 5 की, रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। संविधान निर्माताओं ने एक गजब का कॉन्स्टिट्यूशनल फेल सेफ यानी बैकअप सिस्टम तैयार किया था। आर्टिकल 63 के तहत उपराष्ट्रपति का पद। इस पद की सबसे खास बात यह है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतता है वो अपने आप ही राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यानी पदेन सभापति बन जाता है। इसके लिए कोई अलग से चुनाव नहीं होता, ये एकदम ऑटोमेटिक है। इनकी जॉब रिक्वायरमेंट्स काफी हद तक राष्ट्रपति जैसी ही हैं। भारत का नागरिक होना, 35 वर्ष की आयु और लाभ का पद न होना। लेकिन यहां एक बहुत ही क्रिटिकल फर्क है। राष्ट्रपति के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता चाहिए थी, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना अनिवार्य रखा गया है। हायरिंग प्रोसेस यानी इलेक्टोरल कॉलेज में भी एक बड़ा ट्विस्ट है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हों या नॉमिनेटेड। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं यानी एमएलए की कोई भूमिका नहीं होती। वे इस प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर रहते हैं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए भी 14 दिन का प्रायर नोटिस देना एकदम अनिवार्य है, लेकिन हटाने का ये प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही शुरू किया जा सकता है। राज्यसभा में इसे इफेक्टिव मेजॉरिटी यानी प्रभावी बहुमत से पास होना जरूरी है और उसके बाद लोकसभा को महज सिंपल मेजॉरिटी से इस पर अपनी सहमति देनी होती है। और आखिर में हमारा छठा सेक्शन, रिजॉल्विंग इलेक्शन डिस्प्यूट्स। सोचिए, देश के इन सबसे बड़े और एलीट चुनावों में अगर कोई पंगा हो जाए या गड़बड़ी की कोई शिकायत आ जाए तो अल्टीमेट रेफरी कौन होगा? इसका एकदम स्पष्ट जवाब आर्टिकल 71 में दिया गया है। ये तय करता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े किसी भी विवाद को सुलझाने का एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन यानी एकमात्र अधिकार सिर्फ भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास है। कोई भी दूसरा न्यायालय इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता। तो इस पूरी व्यवस्था को देखने के बाद आखिर में एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल दिमाग में आता है। अगर सुप्रीम कोर्ट देश के इन सबसे बड़े कार्यकारी पदों के लिए पूर्ण रूप से रेफरी का काम करता है, तो खुद न्यायपालिका की इस असीमित शक्ति को संतुलित करने के लिए संविधान में क्या स्ट्रक्चरल चेक्स मौजूद हैं? ये एक ऐसा विचार है जो हमें अपने संविधान के संतुलन और उसकी गहराई के बारे में और सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली चर्चा में।